आपके लिए एक ऐसे सेट को लेकर के जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में, और यह है इकाई 6 जिसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था से निश्चित तौर पर प्रश्न आते रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभ से ही कॉम्पिटिटर्स के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब रही है, थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न करती है। आज हम आपको इतनी आसानी के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि आपके लिए अर्थशास्त्र और आर्थिकी बहुत ही आसान हो जाएगी। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगी अमर्त्य सेन ने किया था। महबूब उल हक की बात इससे पहले भी आयोग ने करी थी दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बताया था महबूब उल हक फाइनेंस मिनिस्टर एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड अमर्त्य सेन से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, भारत के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। इन लोगों ने इसको डेवलप्ड करा था UNDP के माध्यम से, और इसके 3 जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो एजुकेशन था या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और क्रय शक्ति, उसके बिहाफ पर इन्होंने HDI को डेवलप्ड करा था। ए जो है इसका सही जवाब है। इन चीज़ों को आसानी से आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। दोस्तों, हम आपको बता दें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली से की गई थी। इस समय यह देश के सभी जिलों में लागू है। यह भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत चयनित परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। इकोनॉमिकल टर्म है दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न आने की परंपरा रही है आयोग में, और थोड़ी सी आपको अपने ज्ञान को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि यू वांट टू बिकम एन assistant professor and this is a very prestigious job nowadays, and you are also a very good qualification, NET and PhD, so you have need to know all the terms related to all the facts of GK। लॉरेंज वक्र जो है आय की विषमता को मापने का एक माध्यम है। इसकी शुरुआत 1905 में मैक्स लॉरेंज ने डेवलप किया था, जिसके हिसाब से निरपेक्ष समता रेखा के और आय की विषमता को मापा जाता है दोस्तों। तो यह लॉरेंज वक्र इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर डी जो है डाइवर्सिटीज ऑफ इनकम, इसको लेकर के आता है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित की गई थी। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की गई है, और भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए जो आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पे हाशिम समिति वह गठित करी गई थी, जिसमें हाशिम समिति के माध्यम से यह पता करने का प्रयास किया गया था कि सामाजिक, आर्थिक और जाति पर आधारित जनगणना के अनुसार कौन से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। एक बिलो पॉवर्टी लाइन होता है और एक एबव पॉवर्टी लाइन होता है, उसके अलग अलग कैलोरीज और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से 2400 और 2100, और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पर हम उसको डिवाइड करते हैं। बड़े ही साधारण से टर्म है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आगे राहें आसान हो जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है भारत में नगरीय क्षेत्रों में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है।
दोस्तों, भारत में गरीबी की रेखा का निर्धारण वर्तमान में नीति आयोग कर रहा है। पहले इसका नाम योजना आयोग था। नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 पर स्थापित किया गया। एक गैर संवैधानिक संस्था है। मैं कई बार इस बारे में बता चुका हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नीति आयोग के संदर्भ में राजीव कुमार से संबंधित बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो चेयरपर्सन होते हैं, ऑलवेज प्रधानमंत्री होते हैं, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि योजना आयोग या नीति आयोग, जो आज योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है, यही गरीबी रेखा का निर्धारण करता है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है, छठा प्रश्न जो है, वह कह रहा है जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। छठा प्रश्न जो है वह कर समावेशी विकास का तात्पर्य दोस्तों बता दें। समावेशी विकास एक टर्म है, इंटीग्रेटेड जो बात की जा रही है डेवलपमेंट की, उसको देख लीजिए, जिसमें देश के आर्थिक विकास में गरीब, पिछड़े, दलितों तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। शेष सीमांत कृषक, भूमिहीन, कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इसका जो छठे का जो ऑप्शन है वह डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है 7वां प्रश्न है, और वह है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की, यहाँ पर घाटे की बात करें, घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में तो बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसके तहत बजटीय घाटा की पूर्ति हेतु वित्तीय व्यवस्था अतिरिक्त नोट निगम के द्वारा जिसके में मौद्रीकरण हो जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हुआ आपके इस ऑप्शन के अनुसार, और वह हुआ सी, यानी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें उनके समय के हिसाब से व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बता दें कि जो घटनाएं दी गई हैं वह हैं गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति का प्रारंभ। भारत में हरित क्रांति के तहत कृषि के डेवलपमेंट की बात करी गई थी, जो 1960 के डिकेड्स में हुआ था। 1966 का ईयर आप मान सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। योजना दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी 1980 टू 85 में, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हुआ 3, 2 और 1, यानी कि 8वें का जो बी होगा वह सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है ई ब्रिज। हाँ, तो अगला प्रश्न जो मैंने बताया ई ब्रिज संबंधित है। ई ब्रिज भारत का गवर्नमेंट टू बिजनेस वेब पोर्टल है, जो व्यवसायियों की सरकार के साथ अंतरक्रियाओं में सरलता और सुविधा लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वह सरलता, मार्केटिंग में और ट्रेड्स में ऑनलाइन उपलब्धता और सरकारी सेवाओं प्रदान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब हुआ आपका डी हुआ, सरकारी सेवाओं को पहुंच हेतु एकल द्वार से ई ब्रिज इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न जो है 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो समयावधि है, जो टाइमिंग है दोस्तों, जो कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है उसमें 2015 से 2022, यानी कि जो सी है वह सही जवाब है, जिसके अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित योजना को इसको सम्मिलित किया था, जिसके अंतर्गत सभी को शहरी क्षेत्रों में आवास निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी, इसका उद्देश्य चावल में 10 मिलियन टन, गेहूं में 8 मिलियन टन तथा दालों में 2 मिलियन टन उत्पादन की बात करी गई थी, और इसमें 100% वित्त पोषण की बात की गई थी। दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका इसमें जो आंसर होता है कि जिससे कि आपको सभी को फूड सिक्योरिटी की बात करी गई है।
तो आपका 11 का जो सी है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति में से किसने करी थी? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा केलकर समिति। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति द्वारा की गई थी, जो बी होगा इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसके बारे में पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? दोस्तों इन योजना आयोग का अंत, इसमें आप कह सकते हैं कि इसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग हो गया। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसको कहा जाता है भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों जैसा कि जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित प्रश्न कई बार आते रहे हैं। अगर आप अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने आर्थिकी से प्रश्न को मिस नहीं करना चाहते, तो भारतीय रिजर्व बैंक पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, जो 1935 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो मुंबई में इसका मुख्यालय है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वह कह रहा है इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज nationalized with effect from 1st January 1949. तो जनवरी 1949 is the right answer. Now this is the 15th question, और यह कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब नोट निर्गमन किया जाता है किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? तो रिजर्व बैंक द्वारा जो नोट छापे जाते हैं वह किस पद्धति के अंतर्गत छापता है? ऐसे तो छाप नहीं सकते, ऐसे छापना होता तो सभी को दे देते, सब लोग आनंद उठाते, लेकिन उसका एक पद्धति होती है, उसकी एक सिस्टम होती है। रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत कम से कम 200 करोड़ का कोष रखा जाता है। इसमें 115 करोड़ का सोना तथा 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं। भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत दोस्तों 6 अक्टूबर 1956 में से करी गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ यह 15 प्रश्नों की श्रृंखला मैं जल्दी से समाप्त करता हूं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी तैयारी पर जोरों से लगे होंगे। हमारा जो स्पेशल कार्यक्रम जो चल रहा है, जो हमारे PDF से जुड़े हुए या जो हमारे तैयारी से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि 10 अगस्त से हमने शुरुआत कर देनी है नए सिरे से, और जो पहले से जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं। तो आप अगर इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, तो कृपया आप हमारे WhatsApp नंबर पे अपनी मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ हमसे जुड़ने के प्रोसीजर्स हम आपको बता देंगे। दोस्तों तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।